नमस्कार। रागांग श्रृंखला में हम आपके सामने आज एक और अंग को लेकर आए हैं जिसका नाम है बिहाग अंग। प्रश्न उठता है कि ये जो राग हैं जिनके नाम पर अंगों के नाम हैं, ये इस प्रकार से क्यों हैं? जैसे कि मैंने रागांग श्रृंखला के प्रथम भाग में रागांग के बारे में पूरा विस्तार से आपको बताया, जिसमें मैंने आपसे कहा कि महान संगीतकार, महान विद्वान श्री नारायण मोरेश्वर खरे जी ने रागांगों का वर्णन किया है। इन विभिन्न रागांगों में कुछ ऐसे रागांग हमको मिलते हैं जो बहुत ही कहा जाए कि जिन रागांगों के नाम बहुत प्रचलित रागों के नाम से मिलते हैं। वैसे सभी रागांग जो उन्होंने बताए हैं, वो सभी रागांगों के जो नाम हैं जिन भी रागों पर है, वे लगभग सभी बहुत ही प्रचलित हैं। लेकिन उनमें से कुछ रागांगों का ही हम आपको वर्णन या विस्तार पूर्वक जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जो पाठ्यक्रम के आधार पर राग आपको सिखाए जाते हैं, उन्हीं रागों को हम लेने का प्रयास करते हैं। राग बहुत से हैं, रागों की संख्या कहें तो वो अनगिनत है, लेकिन जिन रागों को बाहुल्यता से गाया बजाया जाता है या एक विद्यार्थी के लिए जिन रागों का जानना जरूरी है, या हम कहें कि ऐसे राग जिनकी जानकारी हासिल करने के बाद हम न केवल पाठ्यक्रम के रागों को अच्छे से कर पाएं, बल्कि आगे भी यदि हम अपना शोध का कार्य करना चाहें या हम अपना परफॉर्मेंस की दृष्टि से या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनने की दृष्टि से या महज हम कहें कि संगीत के मर्मज्ञ बनने की दृष्टि से हम यदि उनको जानना चाहें, तो ये जो रागांग राग आपको बताए जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो ऐसे रागों को देखिए, एक रागांग के अंतर्गत बहुत से राग आते हैं, लेकिन हम पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए उन्हीं रागों के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं जो कि आपको जानना जरूरी भी है। तो ऐसे ही एक अंग को लेकर आज आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये है बिहाग अंग। बिहाग अंग का नाम सुनते ही राग बिहाग आपके मन मस्तिष्क पर छा जाएगा। जी हाँ, राग बिहाग भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में एक बहुत ही सुंदर राग है। रात्रि के समय, रात्रि के द्वितीय प्रहर के समय इस राग को गाया बजाया जाता है। ये राग बहुत ही माधुर्य पूर्ण राग है और इस राग में हम कहें कि विलंबित की बंदिशें, द्रुत की बंदिशें, तराना, आपके ध्रुपद बहुल्यता से मिलते हैं। एक तरह से हम कहें कि वन ऑफ द बेसिक राग बिहाग है। मैंने बेसिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की श्रृंखला में इस राग के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताया है। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो परंपरा है वो राग रागनी की परंपरा है, यानी रागों पर आधारित है। एक तरह से ये कहना जो है वो गलत ना होगा कि प्रैक्टिकल यानी क्रियात्मक पक्ष पर ही आधारित ये जो है शास्त्र है। अब इन क्रियात्मक पक्ष को ध्यान में रखते हुए इन रागों को जानना, विस्तार से जानना, चाहे वो उसका शास्त्र पक्ष हो या उसका क्रियात्मक पक्ष हो, दोनों को जानना बेहद जरूरी है। बिहाग राग जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत में किसी भी गायक या वादक को शुरू के जो राग सिखाए जाते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्रातः काल भैरव और शाम का राग जो है वो यमन राग सबसे पहले है। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे राग हैं जैसे बिलावल, सारंग, देस, भोपाली, मालकौस, बागेश्वरी या वागीश्वरी, ये राग बहुत ही महत्वपूर्ण राग हैं। भीम पलासी उनमें से है। ऐसा ही एक राग है राग बिहाग,
और राग बिहाग जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण राग है, क्योंकि इस राग की जो बनावट है वो इसको एक अपना अलग मकाम प्रदान करती है। और इसकी बनावट आप देखिए, राग ऐसा कि थोड़ा सा यदि उसको गाया जाए, उसकी जो मुख्य जो उसकी स्वर संगतियाँ उनको गाया जाए, तो कोई भी विद्यार्थी जिसने राग बिहाग को सीखा है या जो राग बिहाग को जानता है या थोड़ा भी उसके बारे में उसको जानकारी हो, वो इस राग को बखूबी पहचान सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बिहाग अंग की। अंग की बात जैसे मैं आपको हमेशा पहले से ही बताती आई हूँ, अंग का मतलब होता है वो स्वर समुदाय जो किसी राग में बहुत प्रोमिनेंट है, यानी बहुत प्रमुखता से आता है, या हम कहें कि उस राग की वही खास जो है बात है। ये अंग या ये स्वर समुदाय जब किसी अन्य राग में प्रयोग होता है तो हम कहते हैं कि ये अमुक राग का अंग है। तो अंग जो है वो ठाट से अलग है, अंग जो है वो राग से अलग है। जब हम ठाट की बात करते हैं तो ठाट एक स्केल है जो ये बताता है कि इस राग में ये राग इस परिवार से जन्मा है, इस ठाट से जन्मा है, यानी इसकी उत्पत्ति, इसका जो अस्तित्व है वो इस ठाट से, इस स्केल से है। वो स्केल क्या दर्शाता है? स्केल बताता है कि इसमें सातों स्वरों में से कौन कौन से स्वर कोमल होंगे या शुद्ध होंगे या तीव्र होंगे। तो वो एक ठाट है, जो एक स्केल है, जो आपको एक पहली पिक्चर जो है वो दे देता है। वो बताता है कि राग इस परिवार से या इस ठाट से राग का जन्म हुआ है। अब आगे चलते हैं राग की बात। राग क्या है? यानी उस ठाट के स्वरों से ही जो है राग बनता है। अब राग में स्वरों को, जो 7 स्वर हैं, उन्हीं में से कुछ स्वरों को लेकर, चाहे वो 5 स्वर हों, चाहे 6 स्वर हों या 7 स्वर हों, उन्हीं स्वरों को लेकर एक ताना बाना बनाया जाता है। यानी स्वर और वर्ण, उसके वर्ण बनाए जाते हैं और उसको ये देखा जाता है कि उसमें एक रंजकता होनी चाहिए। तो एक, मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड में बोलूँ, एक डिज़ाइन बनाया जाता है और उसको गाया बजाया जाता है। तो ये डिज़ाइन कैसा? ये डिज़ाइन है कि जो आरोह और अवरोह, यानी किसी राग में स्वर में असेंडिंग ऑर्डर, कैसे वो आरोहात्मक रूप से नीचे से ऊपर क्रम रूप में जाएगा, कौन से स्वर प्रयोग होंगे, किस तरह के स्वर, यानी कोमल है, शुद्ध है या तीव्र है, और अवरोह में ऊपर से नीचे उतरते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है स्वर कौन से प्रयोग होंगे। तो राग में जो स्वर प्रयोग होंगे ये आरोह अवरोह से पता चल जाता है। तो पहली बात तो राग में आरोह अवरोह का होना जरूरी है। ठाट में तो एक आरोह में ही आपको पता चल जाता है, ठाट में अवरोह होने की जरूरत नहीं है। और ये जो एक स्वरगुच्छ या हम कहें कि आरोह अवरोह जो हम राग का पता चलता है, इससे पता चलता है कि राग जो है उसमें कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, आरोह में कैसे होंगे, अवरोह में कैसे होंगे, या कोई बहुत खास स्वर समुदाय है, उस स्वर समुदाय का प्रयोग कैसे होगा। तो ये तो बात हो गई आरोह और अवरोह की। अब बात होती है उसके चलन की। तो चलन की जब हम बात करते हैं वहां पर आती है अंग की बात, कि अंग का कैसे प्रयोग होता है। कभी कभी किसी राग के आरोह या अवरोह में भी जो है वो अंग झलकता है, लेकिन जो अधिकतर राग है उसमें जब उसका चलन हम दिखाते हैं, यानी उसका विस्तार जब करते हैं, तो अंग बखूबी बहुत सुंदर तरीके से सामने आता है। तो जैसे मैंने हमेशा एक उदाहरण में देती आई हूँ कि एक नवजात शिशु को जब कोई हम देखने जाते हैं या उसको हम पहली बार देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक तरह से कोरिलेट करते हैं। हम कहते हैं कि इसका चेहरा अपने पिता से मिलता है, इसका जो रंग रूप अपनी माँ से मिलता है, इसकी आंखें अपनी दादी से मिलती हैं, या इसकी नाक अपनी बुआ से मिलती है। तो ये क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि वो अंगों को काट कर उसमें लगा दिया गया, इसका मतलब वो जीन्स उसमें आए हैं, इसका मतलब वो अंग वहां से आया है। तो ऐसे ही जो रागांग राग है, उनके अंग जब किसी राग में प्रयोग होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो अमुक रागांग जो है उसका राग है। ऐसे ही एक रागांग है रागांग बिहाग, यानी बिहाग अंग की मैं बात करती हूँ। बहुत सी चीज़ों को मैं अक्सर रिपीट करती हूँ, बहुत सी चीज़ों को अक्सर बार बार आपको अलग अलग श्रृंखलाओं में, अलग अलग लेक्चर्स में मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये एक क्रियात्मक विषय है
प्रैक्टिकल विषय है। इसमें हम बार बार जब उस चीज़ का रियाज करते हैं, बार बार जब उसको हम रिपीट करते हैं, तो एक उसका स्पष्ट चित्र हमारे मन पे, हमारे मस्तिष्क पर जो है वो छप जाता है, और फिर हम किसी भी प्रकार की कोई गलती करने से बच जाते हैं। तो इसीलिए बहुत सी चीज़ें कई बार विद्यार्थियों को नहीं पता होती, या उन्होंने कहीं पढ़ी होती हैं तो उनको क्लियर नहीं होती, या जाने अनजाने कभी उन्होंने सुना भी है या अपनी कक्षाओं में उनको बताया भी गया है, तो शायद कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है। तो इस प्रकार के व्याख्यानों से आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। तो हम बात कर रहे थे बिहाग अंग की। अब बिहाग अंग की सबसे प्रमुख खासियत क्या है? इसमें है कि गांधार और निषाद का बाहुल्य है, यानी इसका बखूबी बहुत सुंदर तरीके से बार बार इसका प्रयोग होता है। इसके विपरीत ऋषभ और धैवत जो है वो अल्प प्रयोग होते हैं, या उसका हम कहे दुर्बल्यता जो है उससे उसका प्रयोग होता है, यानी दुर्बल्य उसका है ऋषभ और धैवत का। इसके अलावा जो है तीव्र मध्यम का भी प्रयोग होता है, और ये तीव्र मध्यम जो है इसका प्रयोग कभी कभी किया जाता है, हमेशा नहीं होता। जब हम बिहाग अंग की बात करते हैं तो उसको यदि हम उसको गाकर देखें तो कैसे होगा? पा गा म ग सा, पा गा म ग सा। तो ये तो एक खास स्वर समुदाय है जो बिहाग अंग को दर्शाता है। इसके अलावा नी पा गा म ग सा, नी पा गा म ग सा, या सा नी पा गा म ग सा। ये जो आपको स्वर समुदाय बताए गए बिहाग अंग को बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो अब इन अंगों को जब हम देखते हैं कि ये किसी भी राग में प्रयोग होते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पे बिहाग अंग आया। देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक बड़ी खूबसूरत बात रही है कि जो बेसिक राग हैं उनके अलावा बहुत से अन्य राग हैं जो शायद इन्हीं रागों को या इनके अंगों को प्रयोग करते हुए अन्य राग बनाए गए होंगे। जैसे रंगों की बात मैं करती हूँ कि हम कहते हैं कि ये लाल रंग है, ये गुलाबी रंग है, या ये ब्लड रेड कलर है, या हम कहेंगे थोड़ा ऑरेंजिश रेड कलर है। तो लाल रंग में भी अलग अलग तरह के लाल रंग हैं। इसका मतलब वो जो अलग अलग तरह मेन जो लाल रंग है उसके अलावा जो अलग अलग लाल रंग बनाए गए हैं वो लाल रंग उसी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रयोग करके बनाया गया होगा। तो ऐसे ही रागों की भी बात होती है। रागों को मिश्रण करके या रागों के अंगों को लेकर अलग अलग राग भी बनाए गए हैं। इन्हीं रागों को फिर हम कहते हैं कि ये इस पर्टिकुलर किसी एक राग के अंग या उसका अंग इस राग में झलकता है या उस रागांग के अंतर्गत ये राग आता है। तो ऐसे ही जो बिहाग अंग के राग हैं उनमें ये जो खास मैंने आपको स्वर समुदाय बताए हैं ये उसमें प्रयोग होते हैं। पहली बात कि इसमें निषाद और गांधार जो है उसका बाहुल्य है, यानी उस पर उसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। दूसरी चीज़, इसमें ऋषभ और धैवत का दुर्बल्य है, यानी दुर्बलता से प्रयोग होता है। कभी कभी उसका लंघन भी किया जाता है, यानी उसको इग्नोर भी किया जाता है। फिर इसमें कभी कभी तीव्र मध्यम का भी प्रयोग किया जाता है। जो इसकी खास इसकी जो अंग जो इसका है वो है पा गा म ग सा, प गा म ग सा, और सा नी प गा म ग सा। तो मैंने तो आपको अभी अंग के विषय में बताया है। अब जो अन्य राग हैं जिसमें ये अंग प्रयोग होते हैं या इस अंग के से जो और रागों का जन्म हुआ है या और रागों में ये रागांग प्रयोग होते हैं, हम कहें कि बिहाग रागांग के जो अन्य राग हैं वो कौन कौन से हैं। अब इस पर हम आते हैं। बिहाग रागांग के जो राग हैं उसमें सर्वप्रथम जो आता है राग बिहाग,
और ऐसे ही राग मारू बिहाग, राग नट बिहाग, राग जो है पट बिहाग, ये राग आते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बिहाग अंग को लेते हुए इसे नट बिहाग की बात करें तो स्वाभाविक है इसमें नट और बिहाग दो रागों का मिश्रण है, तो बिहाग अंग इसमें बहुत खास तौर पे इस पे आता है। तो मैं जब नट बिहाग की बात करूं या कभी आप इस राग को सुने या जाने तो आप उसमें देखिएगा कि इसमें कहाँ कहाँ इसका अंग आता है, चाहे वो नट राग का हो चाहे वो बिहाग का हो, तो नट का अंग या बिहाग का अंग वो उसमें आएगा। तो बहरहाल हम सबसे पहले बात करते हैं राग बिहाग की। बिहाग रागांग के अंतर्गत ये सबसे पहला राग आता है और इस अंग का नाम भी देखिए बिहाग से ही दिया गया, बिहाग राग से दिया है। कहने का तात्पर्य है कि बिहाग राग में जो खास स्वर समुदाय हैं वो बिहाग अंग के खास स्वर समुदाय या बिहाग अंग जो है उसको दर्शाते हैं। तो अब ये क्या क्या है, पहले हम राग बिहाग को देखते हैं। रात्रिकालीन में गाए जाने वाला, रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाए जाने वाला राग बिहाग है। लगभग 8 बजे के आसपास, 8 और 9 बजे के आसपास इस राग को गाया बजाया जाता है। ये अलग बात है कि आज के संदर्भ में, आज के समय में देखा जाए तो थोड़ा लोग पहले भी इस राग को गा लेते हैं। तो जो समय की या समय सिद्धांत है उसके अनुसार तो राग रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया बजाया जाता है। इस राग का जो थाट है वो है बिलावल, यानी बिहाग राग बिलावल थाट के अंतर्गत आता है। और जाति की जहाँ तक बात है तो इसके आरोह में देखा जाए तो आरोह में ऋषभ और धैवत पूर्ण रूप से वर्जित है, यानी इसका प्रयोग ऋषभ और धैवत का नहीं किया जाता। तो आरोह इसका हो गया है औडव, और अवरोह देखा जाए तो अवरोह में सारे स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो अवरोह इसके है संपूर्ण, यानी अवरोह में धैवत और ऋषभ का प्रयोग किया जाता है तो वो संपूर्ण है। तो इस प्रकार से इसकी जाति बनी औडव संपूर्ण। जब हम इसका आरोह अवरोह आपको बताएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। इस राग की जो खास बात है, इसकी बनावट देखिए बिल्कुल इस प्रकार से है जो कि और रागों से इसको एक अलग स्वरूप प्रदान करती है। और यही इसके अंगों की खासियत है कि इसके अंग इसको जो अलग स्वरूप प्रदान करते हैं, उससे राग क्या बिहाग अंग भी उससे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है और पहचाना जा सकता है। अब इसके वादी और संवादी की हम बात करें तो गांधार इसका वादी है, निषाद इसका संवादी है। जैसे मैंने बताया बिहाग अंग के रागों में गांधार और निषाद जो है इसका बाहुल्य है, इसका प्रयोग बहुत होता है। अब बिहाग के बारे में जब आपको बताएंगे तो आप देखिए कि उसमें गांधार और निषाद कितना अधिक प्रयोग हो रहा है। यहाँ तक कि बिहाग का जो अंग की जो विशेषता है, विशिष्टता, जो विशिष्ट स्वर समुदाय, वहाँ पर गांधार जो है वो बहुत ही प्रधान है। तो इसीलिए इसको वादी बोला गया, यानी जो स्वर मेन जिसे राजा की उपमा दी गई वो वादी स्वर। तो गांधार यहाँ बिल्कुल राजता है और गांधार से ही बिहाग अंग कहें या राग बिहाग जो है वो स्पष्ट रूप से सामने आता है। अब इसके आरोह अवरोह की बात करें। आप देखिए दोनों मध्यमों का इसमें प्रयोग हो रहा है, लेकिन अवरोह में जब आ रहे हैं तब मा पा गा मा गा रे सा, अवरोह में लेते वक्त मध्यम, तीव्र मध्यम का जो प्रयोग हो रहा है, कहें कि एक विवादी स्वर के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन वो विवादी स्वर भी बहुत खूबसूरती इसको प्रदान करता है, सौंदर्य प्रदान करता है, जो कि सुनने में तो अच्छा लगता है और गाने में भी बहुत सहज है या बजाने में भी बहुत सहज है। फिर से देखिए, नी सा गा मा
सा। बहुत से विद्वान जो हैं जब इसका अवरोह करते हैं तो इस प्रकार से भी कहते हैं, सा नी प ग म ग सा। तो वो कहते हैं कि इसमें अवरोह में धैवत और ऋषभ वर्ज्य है, लेकिन वर्ज्यता तो उसकी फिर भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से मींड से उतरते हैं तो वो धैवत पर एक छूता हुआ या कि धैवत को लेता हुआ ही आता है, और इसी प्रकार से ऋषभ को भी छूता हुआ आता है एक मींड के रूप में। मींड मतलब जब आप ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे आते हैं किसी स्वर पर, पहले स्वर से दूसरे स्वर पे जब स्लाइड करते हुए आते हैं तो उसको, या उसको खींचते हुए लेकर आते हैं तो उसको मींड कहते हैं। तो मींड इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। कैसे? सा नी प ग म ग सा। तो सा नी द प, धैवत को बिल्कुल छुआ है। सा नी द प ग म ग रे सा। तभी राग बिहाग जो है वो बनता है, या कहे कि उसका स्वरूप सामने आता है स्पष्ट रूप से, और उसका जो सौंदर्य है वो बरकरार रहता है। तो विद्यार्थियों को कोई भी राग सीखने से पहले ये ज़रूरी है कि आरोह अवरोह जाने। चाहे मैं उसको कहूँ कि ये एक ढांचा मात्र है, लेकिन फिर भी राग के बारे में इसी से पता चलता है। प म ग म ग सा एक बहुत खूबसूरत इसका स्वर समुदाय है जहाँ तीव्र मध्यम का प्रयोग है। अब दोनों मध्यम कैसे प्रयोग होते हैं? प म ग म ग, प तीव्र मध्यम, ग शुद्ध मध्यम, ग सा। तो देखिए दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, जो एक बहुत विशिष्ट जो है स्वर समुदाय है। ग म ग सा या ग म ग रे सा। बिहाग की पहचान, बिहाग की जान कहें। देखिए गांधार कितना ग म ग, ये जो अंग है ये बिहाग का अंग है। ग म प नि सा नि द प म ग म ग, सा नि द प म ग म ग, नि सा ग म प ग म प नि द प म ग म ग, या नि सा ग म प ग म प नि द प ग म ग सा, प नि सा ग सा नि प नि प सा नि द प ग म प नि प नि सा। तो राग बिहाग के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है, और एक तरह से जब हम रागांग की दृष्टि से कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बिहाग का परिचय हमने आपको दिया। इस परिचय में आपको क्या विशेष सीखने को मिला? आपको ये सीखने को मिला कि बिहाग राग जो है उसके जो खास, जो उसके अंग है, खास स्वर समुदाय है, वे ही बिहाग अंग के प्रमुख अंग माने गए हैं। यानी वही अंग, वही स्वर समुदाय जब किसी भी राग में प्रयोग होते हैं, जैसे कि एमनी बिहाग एक राग है, उसमें जब प्रयोग होगा तो हम ये देखेंगे बिहाग कहाँ पर है, तो वो बिहाग अंग जब उसमें लगेगा तो हम कहेंगे यहाँ पर ये बिहाग अंग आता है। तो अंगों की, रागांग की दृष्टि से जब हम राग को देखेंगे तो हमें और बहुत सी चीज़ें उसमें पता चलेंगी। तो ये था राग बिहाग, और उससे पहले हमने आपको बिहाग रागांग के बारे में आपको बताया। अब आपको किसी भी राग को समझने के लिए एक नई दृष्टि मिली है, वो है रागांग के आधार पर उस राग को देखना। तो यहाँ पर आपको रागांग की भी शिक्षा मिल रही है और राग के बारे में भी। तो बिहाग के बारे में हमने पहले बहुत विस्तार से आपको बताया है, तो वहाँ तो आपने राग बिहाग सीख लिया, लेकिन रागांग की दृष्टि से जब उसको देखेंगे तो आपको, आपकी जो जानकारी है वो और उसमें इजाफा होगा। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर बिहाग अंग कहाँ पर आ रहा है। तो ये तो राग बिहाग था, अन्य जो राग हैं वहाँ पर बिहाग अंग कहाँ पर आ रहा है। अब आप इस दृष्टि से देखना शुरू करेंगे और उसमें आपको
न केवल आपकी जानकारी बढ़ेगी बल्कि आपको उसमें आनंद भी आएगा। और राग को गाते समय, विहाग अंग के किसी भी राग को गाते समय आप बहुत ध्यान से विहाग अंग को प्रस्तुत करेंगे और आपको एक अलग तरह का आनंद आएगा कि आप समझकर उस राग को कर रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, राग को समझिए और तब उसका अभ्यास कीजिए और प्रस्तुत कीजिए।